ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस भी कहती है हाइड्रो परियोजना शुरू होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है हाइड्रो परियोजना शुरू होनी चाहिए। तो ऐसे में सरकार पर, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए सुरेंद्र जी आप क्या करने वाले हैं? देखिए, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ऊर्जा मंत्री से मिले हैं अभी, शिंदे साहब से, उसके अलावा अन्य केंद्रीय मंत्रियों से, प्रधानमंत्री जी से, सोनिया जी से, और निश्चित रूप से अपनी राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और आने वाली समस्याओं से अवगति नहीं कराया, उसके समाधान की दिशा में उनका सहयोग भी मांगा है। योजना आयोग भी इस संबंध में गंभीर है। निश्चित रूप से इस राज्य के विकास के प्रति कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है और हमें प्रधानमंत्री जी का, सोनिया जी का और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग इस राज्य के विकास के लिए मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर किस तरह का दबाव बनाएगी कांग्रेस के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर? आखिर जब आप लोगों की विचारधारा इस मामले में लगभग बराबर है कि विकास होना चाहिए, प्राथमिकता है विकास, और विकास के नाम पर राजनीति नहीं, कम से कम इस मामले में तो नहीं, तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? बीजेपी की सोच, नियत और काम करने की शैली जो है पहले से ही स्पष्ट रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के 6 साल के कार्यकाल में देश के अंदर रोड का नेटवर्क बना, जनरल खंडूड़ी मुख्यमंत्री थे। नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर, जिससे बाढ़ से बचा जा सके, बंजर और सूखे खेतों को पानी मिल सके, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ था, सोच थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अब हरी झंडी दी है। निश्चित रूप में अब उत्तराखंड के अंदर ऊर्जा दोहन की जितनी भी संभावनाएं हैं, माननीय विजय बहुगुणा जी को 10 जनपद का आशीर्वाद प्राप्त है। हम कामना करते हैं कि वो उत्तराखंड के हित में सोनिया गांधी जी के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनसे इस स्टेट को कुछ लाभ दे पाएंगे, औद्योगिक पैकेज की अवधि बढ़ा पाएंगे, यहाँ ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी काम होना है उन सब कामों को करा पाएंगे। हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं और बीजेपी सहयोग करेगी, रचनात्मक भूमिका में रहेगी। हाइड्रो पावर की जहाँ तक बात है, निश्चित रूप में हाइड्रो पावर के क्षेत्र में मैं फिर कहूँगा कि कुछ मसले ऐसे होने चाहिए जिसमें कॉमन यूनिफॉर्म प्रोग्राम से बीजेपी और कांग्रेस को स्टेट में चलना चाहिए, क्योंकि हम 31 हैं, कांग्रेस 32 है, सरकार में है, और मुख्य विपक्षी दल होने के नाते एक रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका में कांग्रेस बीजेपी रहेगी अगर कांग्रेस उसका सहयोग लेगी। पर्यावरणविद जो है ये कहाँ रहते हैं जब प्रोजेक्ट शुरू होता है? प्रोजेक्ट जब बीच में पहुंच जाता है, प्रोजेक्ट पे 400-500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए खर्चा हो जाते हैं, तो अचानक ये प्रकट होते हैं। क्या इसके पीछे कोई तीसरी ताकत आपको दिखाई दे रही है जो इस तरह के, जो रूप से पर्यावरण के नाम पर कुछ शोर बचाने का एक फैशन सा निश्चित रूप से हुआ है, और पिछले कई वर्षों में विदेशी ताकतों ने भी विकास को रोकने के लिए, और सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान को एक आर्थिक ताकत के रूप में उभरने से रोकने में जो बाधा डालने की बात है, उस कार्यक्रम के लिए कई क्षेत्रों से कभी कभी संदेह की उंगलियां उठती रही हैं। ज्वलन सवाल है रविंद्र जी, बड़ा ज्वलन सवाल है। सुरेंद्र जी ने भी ये चीज उठाई है, क्या इसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि परियोजनाएं इस तरह रोक देना? आज ऊर्जा विकास और ऊर्जा आपस में इस तरह घुल-मिल गए हैं कि आप विकास की कल्पना नहीं कर सकते ऊर्जा के बिना। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को रोक देना, जो चलते प्रोजेक्ट से रोक देना, जो 1-2 साल बाद ऊर्जा देने की स्थिति में होते, तो क्या इसके पीछे कोई आपको कोई तीसरी ताकत दिखाई देती है? कौन है इसके पीछे आखिर? सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट, जिनको हम कहते हैं तथाकथित पर्यावरणविद, जिन्होंने जीवन भर अधिकारी के रूप में, कर्मचारी के रूप में वेतन लिया हो, तनख्वाह पाई हो। IIT रुड़की के अंदर BD अग्रवाल जी जीवन भर नौकरी करते रहे, उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस भी दी होगी उत्तराखंड के हाइड्रो के और पावर के, लेकिन अचानक से वो बैठते हैं गंगा की अविरल धारा के नाम पर। इसके पीछे क्या कारण, क्या लगता है आपको? पीछे या तो कोई पुरस्कार ग्रहण करने की मंशा हो सकती है कि वो सेवानिवृत्ति होने के बाद कोई बड़े पुरस्कार की चाह में है, या मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरे मूल्यांकन समीक्षा करने के बाद उस पर ध्यान देने के बाद BD अग्रवाल जी ऐसे धरने पर लेके बैठे हों और IIT रुड़की में प्रोफेसर रहे हैं। उसके बाद वो स्वयं कानपुर के रहने वाले हैं। हरिद्वार से नीचे रुड़की से जब नीचे जाते हैं तो गंगा जी इतनी मैली है, वहाँ किसी को दिखाई नहीं पड़ती। उत्तराखंड के अंदर उसको साफ रखना, स्वच्छ रखना, अविरल रखना, उसका प्रवाह ठीक रखना, ये स्टेट की जिम्मेवारी है। स्टेट के पर्यावरणविदों की भी एक नैतिक जिम्मेवारी है, स्टेट की जनता और गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। लेकिन उत्तराखंड से नीचे गंगा अविरल बहती रहे, साफ हो, स्वच्छ हो, और उसका पीने योग्य, स्नान या आचमन योग्य जो उसकी पानी की गुणवत्ता है वो बनी रहे,
इसके लिए इन एनवायरमेंटलिस्ट को आगे आना चाहिए। लेकिन सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट तथा कथित पर्यावरणविदों की संख्या भी बढ़ रही है। एनवायरमेंट के नाम पर एक फैशन बन गया है और लोग कहीं भी बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। लगातार जो है ये गंगा हमेशा चर्चा में रही है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो है गंगा सफाई के नाम पे आते हैं, खर्च हो जाते हैं। गंगा तब भी जो है गंदी रहती है, आज भी जो है। क्या अगर इस पे प्रोजेक्ट नहीं बनेगा तो इससे गंगा की सफाई का जो गंगा की सफाई की बात ही कर रहे हैं, अविरल धारा की बात कर रहे हैं। अविरल धारा इसलिए कही जाएगी ताकि अविरल धारा के तहत एक धार्मिक रूप से और स्वच्छता के रूप में गंगा जो है उतनी ही पुण्य बनी रहे। तो इससे कोई फर्क आपको पड़ता दिखाई दे रहा है? देखिए, गंगा की पवित्रता अपनी जगह पर है, गंगा की स्वच्छता अपनी जगह पर है, और गंगा की शक्ति का, माँ की शक्ति का उपयोग राज्य के हित में करना, ये एक अलग बात है। अच्छा, साथ ही इस पर जोड़ना चाहूँगा कि जब स्थानीय जनता इसके फेवर में है तो आखिर किसी बाहरी व्यक्ति को अगर वो इस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये प्रश्न चिन्ह कितना जायज़ है? मुझको नहीं लगता कि कोई तकनीकी आधार पर यदि कोई गंगा की स्वच्छता की बात करता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, परंतु यदि कोई धार्मिक एजेंडे के कारण और किसी विदेशी ताकत के इशारे पर हिंदुस्तान को आर्थिक शक्ति बनने से रोकने की साजिश के तहत यदि कोई करता है, और जिस प्रकार की संदेह की उंगलियां ऐसे पर्यावरणविदों पर इस देश के अंदर उठती रही हैं, चाहे वो तमिलनाडु में परमाणु बिजली घर का मामला हो, चाहे गंगा की विभिन्न परियोजनाओं पर हो, मेरा ये जरूर मानना है कि अपने देश के, अपने क्षेत्र के या पर्वतीय क्षेत्रों के पर्यावरण के संरक्षण की जिम्मेदारी निश्चित रूप से हमारी है, हम सबकी है। आने वाली पीढ़ी को हम स्वच्छ पर्यावरण दें, परंतु ये भी जिम्मेदारी हमारी है कि अपने संसाधनों का तकनीकी आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर दोहन करें, उसका अधिक से अधिक लाभ समाज को मिले, देश को मिले, विकास के लिए मिले। इन सब चीज़ों पे संतुलन बनाए रखने के लिए मैं समझता हूँ आज वैज्ञानिक और तकनीकी दोनों उपलब्ध हैं, उसका लाभ इस राज्य को मिलना चाहिए, और इसके लिए हमारी सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। तकनीकी रूप से और वैज्ञानिक रूप से ही जो है ये परियोजना चलनी चाहिए, और इस पर अगर पर्यावरण के नाम पर और विकास के साथ विकास की बलि दी जाती है, विकास के साथ राजनीति की जाती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर एक ही दिखाई दे रही है कि ऐसी राजनीति को अब यहाँ शायद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता भी शायद ये चाहती है, जनता चाहती है कि सरकार कार्य करे, राज्य सरकार कुछ करके दिखाए, जनता की जन भावना को वो पूरा करे। लेकिन जिस तरह की राजनीति अब हो रही है, जिस तरह की यहाँ पे स्थितियाँ पैदा करी जा रही है, उस स्थिति से जनता नाखुश है, और शायद उसका नाखुशी का इजहार कई रूप में जनता जो है आगे भी कर सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सोचने का विषय है राष्ट्रीय पार्टियों के लिए, कांग्रेस के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, कि विकास के नाम पर अब और राजनीति नहीं। आप इस पैनल में आए सुरेंद्र जी और रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे चर्चा में। नमस्कार।